नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमको जो स्टडी करना है दैट इज स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये कब लगेगा, किस सिचुएशन में लगेगा, कितना लगेगा। तो जैसे अगर स्प्रिंग का कांस्टेंट के है और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एल नॉट है, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का एल नॉट है, तो नेचुरल लेंथ क्या होता है? हम्म किसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल लेंथ? तो नेचुरल लेंथ बोल सकते हैं कि अगर किसी स्प्रिंग के ऊपर हम कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं, एकदम फ्री छोड़ दें उसको, तो फ्री छोड़ने के बाद स्प्रिंग का जो लेंथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लेंथ। और नेचुरल लेंथ की कंडीशन में स्प्रिंग के दोनों एंड्स पे कोई भी पुलिंग या पुशिंग फोर्स नहीं लगता है। क्लियर है ये बात? हाँ, अगर हम इसको इसकी नेचुरल लेंथ से एक्सपैंड करें, एक्सपैंड करें मतलब कि एक्सटेंड कर दें, और इसकी लेंथ हो जाए मान लेते हैं एल नॉट प्लस एक्स, तो इस सिचुएशन में स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ लगेगा बताओगे? स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स पे किधर फोर्स लगाएगा? भाई जैसे हम लोग अगर स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, क्यों, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? अंदर। स्प्रिंग लगाएगा अंदर की तरफ। और ये अगर आइडियल स्प्रिंग का हम लोग केस लेते हैं, तो आइडियल स्प्रिंग के केस में ये फोर्स कितना निकल के आता है? इस स्प्रिंग फोर्स को हम लोग बोलते हैं के इंटू एक्स। एक्स स्प्रिंग का क्या बन जाता है? एक्स स्प्रिंग का एक्सटेंशन भी बनेगा और कंप्रेशन भी बनेगा। एक्सटेंशन और कंप्रेशन, एक्सटेंशन की तरह भी काम करेगा, कंप्रेशन की तरह भी काम करेगा। मतलब अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर देंगे जिससे कि स्प्रिंग का लेंथ हो जाए एल नॉट माइनस एक्स, तो इस केस में स्प्रिंग जो है वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, एफ स्प्रिंग। और ये जो फोर्स होगा इसकी वैल्यू भी के एक्स होगी। ये जो डायग्राम बनाया है इसमें स्प्रिंग फोर्स किस नेचर का है? पुलिंग नेचर का है। और ये जो डायग्राम बना है इसमें स्प्रिंग फोर्स पुशिंग नेचर का है। बताओ पहले, ये बेसिक बात क्लियर है क्या? यस सर। यस। यस। इसमें कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, फिर इसमें एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि व्हेन स्प्रिंग इज connected with a string, then tension in string is same as spring force। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? हम्म इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ हमने जोड़ रखा है स्प्रिंग, तो ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे बताओगे कि टेंशन किधर की तरफ लगेगा? तो पॉइंट पी पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा और पॉइंट पी पे स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। और मजे की बात यह है कि ये दोनों फोर्सेस जो होंगे ना, ये दोनों एक्शन रिएक्शन होंगे। कैसे होंगे एक्शन रिएक्शन? क्योंकि जो टी है वो है बाई स्ट्रिंग ऑन स्प्रिंग, और जो एफ स्प्रिंग है वो है बाई स्प्रिंग ऑन स्ट्रिंग। तो बाई ए ऑन बी, बाई बी ऑन ए, ये दोनों ही फोर्सेस क्या कहलाएंगे? ये दोनों एक्शन रिएक्शन होंगे। और एक्शन रिएक्शन होने की वजह से इन दोनों का वैल्यू भी सेम आएगा, यानी टी जो है वो एफ स्प्रिंग के इक्वल बनेगा। यही मैंने लिखवाया ऊपर। क्लियर है ये बात? बोलिए। यस सर। तो जैसे अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, सपोज बताना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, और उस पुली ब्लॉक सिस्टम में इधर एक स्प्रिंग हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये है सपोज 3 kg, ये है सपोज 2 kg, और इसका कांस्टेंट k है। तो हमें इसमें निकालना है व्हाट इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। बताओगे कितना होगा एक्सटेंशन
इन स्प्रिंग क्या होगा इस केस में? एक्सटेंशन होगा, ये तो क्लियर है ना, कंप्रेशन नहीं होगा। तो इस केस में एक्सटेंशन कितना है स्प्रिंग में? सर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है ना? नहीं, इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? इधर 3 है उधर 2 है, तो चल रहे होंगे लेकिन स्प्रिंग एक्सटेंड होगा। चल रहे होंगे लेकिन स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंशन की फॉर्म में होगा, तो उसमें एक्सटेंशन क्या है वो हमें पता करना है। देखो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली अगर इस स्ट्रिंग का टेंशन मिल जाए तो टेंशन को हम के एक्स के इक्वल करके स्प्रिंग में एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। अब टेंशन निकालने के लिए, अब क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, तो ये ए से नीचे जा रहा होगा और ये ए से ऊपर जा रहा होगा, क्यों भाई? तो चाहो तो पहले ए निकाल लो। तो ए कैसे निकालेंगे? ए निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स। तो ध्यान से देखो, इधर की तरफ ड्राइविंग फोर्स है 30 न्यूटन और इधर की तरफ ड्राइविंग फोर्स है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन ध्यान से देखो तो एक्सीलरेशन के अपोजिट है और 30 न्यूटन एक्सीलरेशन के सपोर्ट में है। तो एक्सीलरेशन बनेगा 30 माइनस 20 अपॉन टोटल मास। तो ये कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने के बाद तुम किसी एक का एफबीडी बना सकते हो। जैसे मान लो 2 केजी का बनाना है, तो 2 केजी के ऊपर टी ऊपर लग रहा है, 2 केजी का वेट 20 न्यूटन नीचे है और इसका एक्सीलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन को लिखेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स यानी टी माइनस 20 अपॉन टोटल मास यानी 2। तो तुम यहाँ से देखोगे तो तुमको टी का वैल्यू 24 न्यूटन मिल जाएगा और इसी 24 को हम लोग के एक्स के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमको एक्स मिल जाएगा 24 अपॉन के। ठीक है ना? तो कभी भी स्ट्रिंग और स्प्रिंग अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड टू एंड, तो स्प्रिंग फोर्स टेंशन की इक्वल बनेगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्बिनेशन एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशन एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो देखो कॉम्बिनेशन में अगर दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये K1 है, ये K2 है, और अगर हम इसके इस एंड को F फोर्स लगा के खींचें तो क्या लगता है, क्या दोनों स्प्रिंग में सेम एक्सटेंशन आएगा या अलग अलग आएगा? ये बताओ, दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन सेम आएगा या अलग अलग आएगा? बताइए। सर अलग आएगा। अलग अलग आएगा, क्योंकि पहले से तो बोल नहीं सकते कि सेम होगा या नहीं होगा। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि इसमें एक्सटेंशन x1 आया, इसमें एक्सटेंशन x2 आया, तो ये तो बोला जा सकता है ना कि जो टोटल एक्सटेंशन होगा वो x1 प्लस x2 होगा। बोलो, पहला पॉइंट। दूसरी बात देखना, जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया हुआ है उस पे फोर्स F की वैल्यू तो F हो गई, और K2 कितना फोर्स लगा रहा होगा? तो K2 इधर लगा रहा होगा K2x2। इसी तरह से K2 पॉइंट P पे इधर की तरफ लगा रहा होगा राइट साइड में K2x2, और पॉइंट P पे K1 इधर लगा रहा होगा K1x1। देखो, किसी भी स्प्रिंग में अगर x का एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स पे kx का फोर्स लगाएगी, और ये जो K1 है ये दीवार को खींच रही होगी, वॉल पे फोर्स लगा रही होगी K1x1 इधर। तो अब तुम ध्यान से चेक करो, तो ये दोनों फोर्स क्या एक्शन रिएक्शन बनेंगे? ये दोनों फोर्स भी एक्शन रिएक्शन बनेंगे, बताओ। जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर स्प्रिंग्स सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनके जो स्प्रिंग फोर्स हैं उनकी वैल्यू सेम होगी और वो वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर भी होगी। क्लियर है ये पॉइंट? अगर स्प्रिंग्स सीरीज में जुड़े हुए हैं तो हर एक स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल भी है और आपस में भी इक्वल है। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इसमें तुम याद रख सकते हो कि जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। यानी हमें दो स्प्रिंग्स के बदले अगर एक स्प्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उस स्प्रिंग का कांस्टेंट हम इससे निकाल सकते हैं।
क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट? बताओ पहले। यस। सेकेंड पॉइंट में यहाँ लिख सकते हो स्प्रिंग फोर्स remains same in series। अच्छा, अगर मान लो पैरेलल में है, पैरेलल में कैसे हो सकते हैं? तो पैरेलल में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले तो इन दोनों को यहाँ पे किसी तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा एक कॉमन सपोर्ट पे। ये K1 हो गया, ये K2 हो गया, और फिर हम इसके ऊपर F फोर्स लगाएंगे। तो F फोर्स लगाने के बाद मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग्स X एक्सपेंड होंगे। तो इस बार तुम ध्यान से अगर चेक करोगे तो तुम कहोगे कि इस बार दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन सेम आएगा। क्यों भाई? इस बार दोनों स्प्रिंग्स में both springs will have same एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन का केस हो, ठीक है ना। और ये जो फोर्स F होगा ये इस बार K1X प्लस K2X दोनों के सम के बराबर होगा, जिसकी वजह से इस बार जो K इक्विवेलेंट आएगा वो K1 प्लस K2 होगा। देखो यहाँ तक पहले मैं वेट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। कोई भी पॉइंट क्यों लिखा है वो क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसको ठीक तरह से यूज कर पाएंगे प्रॉब्लम्स में। पैरेलल वाले केस में एक्सटेंशन सेम आ रहा है और सीरीज वाले केस में फोर्स सेम आ रहा है। तो ये बेसिक बात हो गई। कटिंग ऑफ स्प्रिंग के लिए एक बात याद रख सकते हो कि स्प्रिंग का जो कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट उसके नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात तुमने प्रैक्टिकली भी हो सकता है एक्सपीरियंस की होगी। जैसे स्प्रिंग को अगर हम काट के छोटा कर दें तो उसको एक्सटेंड करना डिफिकल्ट होगा, मतलब डिफिकल्ट का मतलब है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है या नहीं है। और स्प्रिंग जितना लंबा होगा उतना बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फ्लेक्सिबल है, उसको उतना ही पुल करना आसान है। तो स्प्रिंग की जो लेंथ है और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ छोटी करते जा रहे हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, L1 और L2 में, तो इनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स आएंगे K1 एंड K2, तो उसके लिए भी ऐसे बोल सकते हैं कि K1 जो है वो L1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और K2 जो है वो L2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं K1 K2 L1 L2 और L0 में। अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से आएगा K1 इज इक्वल टू K L0 अपॉन L1 और K2 इज इक्वल टू K L0 अपॉन L2। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ओल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू ओल्ड लेंथ एंड डिवाइडेड बाय न्यू लेंथ। सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो न्यू लेंथ अपने आप ही कम होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा आ जाएगा। जैसे मुझे निकाल के बताओ, जैसे कि अगर कोई स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K है और उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, सपोज हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 1:2:3 में, तो K1 K2 K3 की क्या वैल्यूज होंगी? एक स्प्रिंग को हमने 3 पार्ट में कट कर दिया है 1:2:3 में, तो K1 K2 और K3 की वैल्यूज क्या होंगी? ओरिजिनल कांस्टेंट उसका K है। Sir, K1/6, K2/3 and K3/2. बढ़ जाएगा ना,
K1 K2 K3 की वैल्यूज निकालनी है हमें K के टर्म्स में। Yes, sir. Sir, K by 6, K by भाई नहीं होगा भाई, बढ़ेगा कि कम होगा ये बताओ। सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा बेटा? बढ़ेगा ना, लेंथ कम कर रहे हो तो बढ़ेगा ना। सर 6K, 3K एंड 2K। हाँ अब सही है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे K1 निकालना होगा ना, तो इसको लिखेंगे K इंटू 1 + 2 + 3, ये हो गई उसकी ओल्ड लेंथ अपॉन न्यू लेंथ। ऊपर जो फॉर्मूला लगा है वो लगाना है, K इंटू ओल्ड लेंथ अपॉन न्यू लेंथ। इसी तरह K2 क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा K इंटू ओल्ड लेंथ अपॉन न्यू लेंथ। इसी तरह से K3 हो जाएगा K इंटू ओल्ड लेंथ अपॉन न्यू लेंथ। तो ये आ जाएगा 6K, ये हो जाएगा 3K, और ये हो जाएगा 2K। और 6K 3K 2K को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो K आ जाएगा। एक ही बात है ना, बोलो। और एक बात और नोट कर लो, वैसे एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या होती है? अगर इस स्प्रिंग को हमने x एक्सटेंड किया हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी के आए हुए हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड को हम लोग सीधे सीधे ½ kx² बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। बताइए, क्लियर है सारी बातें? यस सर। एक छोटा सा प्रॉब्लम बताना, जैसे मान लेते हैं 3 स्प्रिंग्स हैं और यहाँ M सस्पेंडेड है, ये K है, ये 3K है और ये 4K है। तो हमें निकालना है फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग क्या बनेगा? देखो ये तीनों स्प्रिंग सीरीज में है या नहीं है, बताओ। और अगर ये तीनों स्प्रिंग सीरीज में है ना, तो हर एक स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स सेम आएगा। जैसे मान लो कि इसमें x1 का एक्सटेंशन है, इसमें x2 का एक्सटेंशन है, इसमें x3 का एक्सटेंशन है, तो हम लोग लिख सकते हैं K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2 इज इक्वल टू K3 x3 इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। बताओ, अभी यही बात बताई ना सीरीज में, तो यहां से तुमको x1 मिल जाएगा mg/k, x2 मिल जाएगा mg/3k और x3 मिल जाएगा mg/4k। अब x1 x2 x3 मिल गए, तो u1 कितना हो जाएगा? तो u1 हो जाएगा ½ x1², u2 हो जाएगा ½ 3k x2², और u3 हो जाएगा ½ 4k x3²। बोलो, बोलिए। यस सर। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? यस सर। देखो इसमें जो आए स्प्रिंग के एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो फ्रिक्शन आया है, उसी पे चलते हैं जल्दी से। देखो ये जैसे स्प्रिंग का एक क्वेश्चन है,
निकालो इसको। देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दो स्प्रिंग्स हैं, फोर्स कांस्टेंट उनके दिए हैं 300 एंड 400, दे आर जॉइंड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज कंप्रेस्ड बाय 8.75। इसका मतलब ये 8.75 दोनों का टोटल कंप्रेशन है। तो अलग अलग अगर x1 x2 मान ले तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 300 x1 इज इक्वल टू 400 x2, और दूसरी इक्वेशन बनेगी कि x1 प्लस x2 मिला के, ये हमें जरूरत भी नहीं है 8.75 की, तो जरूरत ही नहीं है ना इसमें, 8.75 की हमें जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है अगर ये अपॉन ई बी, तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं हाफ के इंटू x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ के इंटू x2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये 3/4 ये आ गया, और x1 अपॉन x2 को हम लोग 4/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, बस 8.75 की तो जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है ना। Yes, sir. 8.75 की जरूरत नहीं पड़ी हमें। देखो ये एक और क्वेश्चन है 21। देखो 21 कर लिया ना सभी ने, सीधा सीधा है भाई। L1 अपॉन L2 दिया हुआ है n, और हमको मालूम है कि K1 अपॉन K2 जो होगा वो L2 अपॉन L1 होगा, तो ये 1 अपॉन n हो गया। बोलो इससे सीधा क्या होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन करना। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ये दिया हुआ है 1 kg, 2 kg, 3 kg। एक स्प्रिंग इसके बीच में है, एक स्प्रिंग इसके बीच में है। इसका एक्सीलरेशन इधर की तरफ दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सीलरेशन भी इधर की तरफ ही दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बी एट दिस मोमेंट, एक्सीलरेशन ऑफ बी एट दिस मोमेंट। देखो बेसिक बातें सोचो क्या है, अब इसमें केवल स्प्रिंग ही दिया हुआ है, कुछ और तो दिया नहीं हुआ है। तो जैसे ये 4 kg का ब्लॉक, सॉरी 1 kg वाला ब्लॉक है, अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्ट में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तभी तो ये लेफ्ट में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो अगर ए के ऊपर ये वाला जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग वन अगर ए के ऊपर 4 न्यूटन इधर लगा रहा है, तो बी के ऊपर किधर लगाएगा। तो बी के ऊपर वो इधर लगाएगा। ये बात नहीं समझ में आती है। स्प्रिंग अगर एक एंड को धकेल रहा है, पुश कर रहा है, तो दूसरे को भी पुश करेगा। इसी तरह से 3 kg इधर आ रहा है 1 से, तो 3 kg पे इधर की तरफ लगेगा 3 न्यूटन, तो इसका मतलब है 2 kg पे इधर लगेगा 3 न्यूटन। तो इस 2 kg के ऊपर टोटल कितना हो गया फोर्स, टोटल फोर्स इसके ऊपर 7 न्यूटन हो गया। अब टोटल 7 न्यूटन हो गया, तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट में आ जाएगा। बोलिए क्या डिफिकल्ट है। क्लियर है या नहीं बताओ। ये बात Yes, समझ sir. में आई। ये 4 न्यूटन 4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन 3 न्यूटन। स्प्रिंग का बेसिक मतलब यही है कि स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स पे सेम फोर्स लगाएगा, और डायरेक्शन भी है, मतलब जैसे दोनों एंड को अगर पुश कर रहा है तो दोनों पे पुश करेगा, पुल कर रहा है तो दोनों को पुल करेगा। बेसिक बात जरूर दिमाग में ठीक से क्लियर रखो।
ठीक है, अगले फोर्स में आते हैं फिर। अगला फोर्स है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कभी भी रफ सरफेस का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम तुमको भी यही करना है, पहले ये पता करना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। ये स्टैटिक कैटेगरी में है या फिर ये काइनेटिक कैटेगरी में है। ठीक है, स्टैटिक और काइनेटिक में क्या फर्क है? तो स्टैटिक में बोलते हैं कि व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग but there is no relative motion between the two surfaces, but there is no relative motion between the two surfaces। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? क्यों भाई, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब यही है कि एक्चुअल में स्लिपिंग नहीं हो रही है, सरफेस रफ है लेकिन टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब है कि ब्लॉक और वो जो सरफेस है उनके बीच में स्लिपिंग होना तो चाहते हैं बट हो नहीं पा रही है स्लिपिंग फ्रिक्शन की वजह से। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक का में क्या बोलेंगे? काइनेटिक में बोलेंगे व्हेन देयर इज एक्चुअल relative motion between the two surfaces, when there is actual relative motion between the two surfaces, मतलब कि there is slipping। ठीक है, अभी देखते हैं कि कैसे पता करेंगे कि स्लिपिंग है या नहीं है। पहले थोड़ी और बातें जान लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक बात और बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में कुछ भी लग सकती है। एफ एस मैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है ये हमेशा कांस्टेंट लगेगा, मतलब इसकी वैल्यू में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है यानी कि एफ एस मैक्स, इसको हम लोग लिखते हैं म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, एन क्या है? क्यों भाई? और इसको लिखते हैं म्यू के इंटू एन। इधर म्यू के क्या है और एन क्या है? म्यू एस बनेगा, यहाँ पे लिखते जाओ इसके बारे में। म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एन हो जाएगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट एट सरफेस। नॉर्मल कॉन्टैक्ट एट सरफेस और म्यू के कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और एन वही है नॉर्मल। ठीक है, जनरली एक ही वैल्यू दी होती है म्यू की, चाहे उसको म्यू एस ले लो चाहे म्यू के ले लो। ठीक है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली म्यू एस की वैल्यू, म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। फिर बात आती है डायरेक्शन की कि डायरेक्शन कैसे निकलेगा। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में लिख देना,
डायरेक्शन of Fk on a surface is opposite to relative motion, opposite to relative motion। अब जरा इसका मतलब समझाता हूँ, क्या मतलब हुआ अपोजिट टू रिलेटिव मोशन का। जैसे मान लो कि मैंने एक सरफेस ले ली है, ठीक है, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस इधर की तरफ जा रही है 2i प्लस 3j, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक इधर जा रहा है, लेट से -3i प्लस 4j। ये ब्लॉक हो गया। ब्लॉक सरफेस के ऊपर कहीं और जा रहा है, सरफेस कहीं और जा रही है, और इनके बीच का सरफेस कैसा है, रफ है। तो हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ एफ के ऑन ब्लॉक। बताएगा कोई? निकालो डायरेक्शन ऑफ एफ के ऑन ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन का क्या डायरेक्शन है? हमको ये समझना है कि ये जो मैंने लिखवाया ना, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, ये क्या है। तो इसके लिए क्या करो, वेलोसिटी निकालते हैं किसका, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का क्या वेलोसिटी है, तो उसके लिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक में वेलोसिटी ऑफ सरफेस माइनस कर दें। ब्लॉक की वेलोसिटी है -3i प्लस 4j, और सरफेस की वेलोसिटी अगर माइनस कर देंगे तो ये -2i माइनस 3j, तो ये आ जा रहा है -5i एंड प्लस j। तो ये आया है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो इसके अपोजिट होगा। तो इसके अपोजिट का मतलब है कि 5i कर देंगे और -j कर देंगे। अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसके डायरेक्शन से डिवाइड कर, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यानी 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से। तो ये एफ के का डायरेक्शन आ जाएगा। तो अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम क्लियर है तो तुम एफ के का डायरेक्शन तो कभी भी गलत नहीं करोगे। बताओ, और अगर कोई डाउट है तो पूछो अभी। हाँ सर। ठीक है, देखो अगर एफ के का क्वेश्चन है ना, मतलब अगर स्लिपिंग हो रही है तब तो आसान है क्वेश्चन। आसान इसलिए क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, तो उसको हमें सिंपली एक फोर्स लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, फोर्स की वैल्यू पता है। हाँ, प्रॉब्लम तब थोड़ी ज़्यादा फंसती है जब हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का केस होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक तो वैल्यू नहीं पता होती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा वो डिपेंड करता है स्टैटिक फ्रिक्शन छोड़ के बाकी जो फोर्सेज है उन पे, कि वो फोर्स कितना लगना चाहते हैं, वो फोर्स कितना फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर, बॉडी को रोके रखने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए। तो ये उतना ही लगता है जितना जरूरी है, तभी इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। और दूसरा आता है कि क्योंकि स्लिपिंग तो हो नहीं रही होती है, तो हमको तो बॉडी हो सकता है रेस्ट पे दिख रही हो, तो उस वक्त ये अंदाजा लगाना कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने एक आसान तरीका निकाला हुआ है डायरेक्शन पता करने का, तुम भी यही फॉलो करना तो निकल आएगा। डायरेक्शन के लिए क्या करो, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन we can make surface smooth and find out the direction of relative motion। static friction will be
ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। मतलब क्या हुआ इसका लाइन का, मतलब वैसे तो स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, बट मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो सरफेस स्मूथ है। अगर वो सरफेस स्मूथ है तो स्लिपिंग किधर हो रही है, अब जिधर भी स्लिपिंग हो रही है उसके अपोजिट लगेगा। मतलब थोड़ी देर के लिए उस सरफेस को स्मूथ बना दो, और स्मूथ बनाने के बाद जो रिलेटिव स्लिपिंग का डायरेक्शन आ रहा है उसके अपोजिट ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा वो सब हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सर बिना रिलेटिव मोशन बिना फ्रिक्शन के लेंगे? हाँ, विदाउट फ्रिक्शन। जब सरफेस स्मूथ कर देंगे, सरफेस हमने स्मूथ कर दी, तो स्मूथ सरफेस पे बॉडी किधर जा रही है पता चल गया, उसके अपोजिट लगा देंगे। ओके। ठीक है, नोट कर लिया है? यस सर। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन के क्वेश्चन है, बस सबसे पहली सावधानी यही रखनी है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक से समझ लेना है। और सबसे पहले ये पता करना है ना कि फ्रिक्शन कौन से टाइप का है, यानी कि स्टैटिक कैटेगरी है या काइनेटिक कैटेगरी है। तो प्रॉब्लम सही समझते हैं, देखो ठीक है ना। तो मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ सिंपल। मान लेते हैं कि ये 10 kg का एक ब्लॉक है, म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.3 और म्यू के की वैल्यू दी हुई है 0.2, और इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया हुआ है 25 न्यूटन का। तो हमें निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन एंड फाइंड फ्रिक्शन। ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है और ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन कितना है, बताओ भाई। मैंने कहा ना जल्दबाजी नहीं करनी है, तो पहले क्या करना है, सबसे पहले फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो कितना है। तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस यहाँ पे 0.3 है और एन की वैल्यू 100 है, तो एफ एस मैक्स की वैल्यू 30 न्यूटन आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 30 न्यूटन तक तो ये इसको चलने से रोके ही रखेगा। तो क्या 25 न्यूटन में चलेगा, तो 25 न्यूटन में नहीं चलेगा। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा पीछे की तरफ, एफ एस लग रहा होगा या एफ एस मैक्स लग रहा होगा, तो एफ एस लग रहा होगा, एफ एस मैक्स नहीं लगेगा। और एक्सीलरेशन की वैल्यू इसमें 0 आएगी, ये है। बोलो ठीक है। यस। और देखो मान लेते हैं ये 5 kg का ब्लॉक है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 और हमने फोर्स लगाया हुआ है इस पे 25 न्यूटन का एट एन एंगल 37 डिग्री। ठीक है, तो हमें फिर से यही निकालना है, फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन। फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन। देखो सबसे पहले क्या है, इस जो 25 दिया है ना इसके भी तुम कंपोनेंट कर लो। इधर की तरफ है 25 cos 37, तो 25 cos 37 देखोगे तो ये आएगा 20 न्यूटन, और इधर की तरफ आएगा 25 sin 37, 25 sin 37 की वैल्यू आएगी 15 न्यूटन। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि नॉर्मल की वैल्यू 15 न्यूटन नहीं होगी। अगर तुम वर्टिकल में फोर्सेस देखोगे, वर्टिकल में, तो वर्टिकल में एन ऊपर लग रहा है, 15 ऊपर लग रहा है और 50 नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू 35 न्यूटन है यहाँ पे इस बार। जिसकी वजह से अगर हम लोग एफ एस मैक्स निकालेंगे तो एफ एस मैक्स की वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 35। कितना आएगा ये 10.5, क्यों भाई? यस सर। अच्छा अब यस सर। देखो इस पे पीछे की तरफ 10.5 लग सकता है, तो 10.5 लगेगा या नहीं लगेगा? आगे की तरफ कितना लग रहा है, आगे की तरफ ध्यान से देखो तो 20 न्यूटन लग रहा है, तो 10.5 इसको रोक नहीं पाएगा ना, यानी एफ के लगेगा 10.5 न्यूटन। और एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन लिखेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा इस बार, तो इस बार हो जाएगा 20 माइनस 10.5,
एंड डिवाइडेड बाई 5 आएगा, तो ये कितना आता है 1.9। ठीक है ना, बोलिए। यहाँ पे हम लोग एक बात ये बोलते हैं कि पुलिंग इज easier than pushing। पुलिंग इज easier than pushing। तो इस लाइन का मतलब क्लियर है क्या? पुलिंग से क्या फायदा होता है? किसी ब्लॉक को अगर हम एंगल पे पुल कर रहे हैं और एंगल पे पुश कर रहे हैं, तो अगर पुश कर रहे होंगे ना, तो पुश करने से नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब तुम सेम क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, दूसरा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन को देखो फिर से। सेम क्वेश्चन फिर से करो सॉल्व। म्यू की वैल्यू 0.3 है और ये 5 kg है, और काम ये करो कि इस पे 25 न्यूटन। अब तुम इस तरह से लगाओ और बताओ जरा एक्सीलरेशन और फ्रिक्शन क्या आएगा। सेम क्वेश्चन फिर से करो। 25 न्यूटन इस बार नीचे की तरफ लगाओ। इस बार क्या होगा, इस बार अगर तुम देखोगे तो पहले हम लोगों ने ये बोला था कि इसका नॉर्मल कम हो जा रहा है, लेकिन इस बार देखोगे तो इस 25 का नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा 15 न्यूटन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी 20 न्यूटन आएगा। तो जिसकी वजह से इसका नॉर्मल जो है, इस बार अगर तुम नॉर्मल निकालते हो तो नॉर्मल की वैल्यू 50 + 15 आ जा रही है, यानी कि 65 न्यूटन। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो आ रहा है 0.3 इंटू 65, तो ये 19.5 आ रहा है इस बार, जो पहले 10.5 आ रहा था। तो अब ये बताओ कि क्या 19.5 इसको रोक पाएगा? तो न रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 20 न्यूटन है। ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा? एक्सीलरेशन आएगा 20 - 19.5 अपॉन 5। तो अब एक्सीलरेशन सिर्फ 0.1 ही आ रहा है। तो क्या ये दोनों एग्जाम्पल ये बात क्लियर करते हैं कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग? बोलिए, क्या फर्क पड़ा दोनों केस में? ये बात क्लियर है? दोनों केस में क्या फर्क पड़ रहा है? ये बात क्लियर है ना? सपोज रफ सरफेस है, म्यू कोफिशिएंट है, एम मास है, और हमें इस पे फोर्स लगा के पुल करना है। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक। और बी पार्ट में निकालना है फाइंड एट व्हाट एंगल with horizontal the block should be pulled। मतलब मिनिमम फोर्स कितना लगाना चाहिए जिससे ये चल दे, और वो मिनिमम फोर्स कितने एंगल पे लगाना चाहिए पुलिंग के लिए। देखो पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा इसमें। लेट अस सपोज कि हम लोग एफ फोर्स लगाना चाह रहे हैं, और एंगल क्योंकि मालूम नहीं है, तो एंगल थीटा ले लेते हैं कि थीटा एंगल पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस फोर्स के अलावा बाकी सारे फोर्स लगा देते हैं, तो एन ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। और क्योंकि हम लोग चलाने की बात कर रहे हैं, तो चलाने की बात करने का मतलब है कि हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा,
और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग म्यू इंटू एन लिखेंगे। ध्यान रखो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी मत याद करो, याद करनी है तो म्यू एन याद करो, म्यू इंटू एन, क्योंकि एन हर बार चेंज हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. ईशान आपने जो फोर्स निकाला है वो सही है। अब बस उस फोर्स को हमें मिनिमाइज और करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अब सर इस थीटा देखो, tan इनवर्स म्यू। हाँ, तो इधर की तरफ आएगा एफ कॉस थीटा, देखो ध्यान से, और ऊपर की तरफ आएगा एफ साइन थीटा। तो वर्टिकल में अगर हम फोर्सेस लिखें ध्यान से देखो, तो आएगा एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, और हॉरिजॉन्टल में एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन। तो इन दोनों इक्वेशन से पहले एफ निकालो सॉल्व करके, क्या आएगा, तो ये एन उठा के यहाँ रखो, क्या मिलेगा, तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एन, एन की जगह एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करके अगर तुम एफ निकालोगे तो एफ की वैल्यू आएगी म्यू एम जी अपॉन, देखो ध्यान से, क्या ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ रहा है। इक्वेशन 1 तक पहुंचो। तो ये फोर्स हमारा निकल गया है थीटा के टर्म्स में, अलग अलग थीटा पे अलग अलग फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अब हमें फोर्स को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने का मतलब क्या है, मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि हम लोग एक काम करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको y लेट कर लेते हैं, और y के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करके ज़ीरो कर देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अगर निकालेंगे तो ये आएगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज ज़ीरो। तो यहाँ से हमको मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू म्यू, यानी थीटा मिल गया। कौन से थीटा पे हमको ये फोर्स लगाना चाहिए, टेन इनवर्स म्यू। ठीक है, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू अगर रखें तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, और साइन थीटा होगा म्यू अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। खैर ये वैल्यू तो तुम्हें हो सकता है मैथमेटिकली याद भी होगी ना भाई, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारा एफ का मिनिमम वैल्यू आएगा म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर। देखो, और कौन से एंगल पे लगाना चाहिए वो भी हमको मिल चुका है। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, कहाँ से नहीं आया समझ में बताओ। मिनिमाइज से। मिनिमाइज करने से, तो फिर आते तो मैथ है फिर तो। ये वैल्यू हमें मैक्सिमाइज करनी है, तो मैक्सिमाइज कैसे करोगे, फंक्शन को मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, कैलकुलस से डिफरेंशिएट करके जीरो कर सकते हैं ना। तो उसका हमने, ये y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू जीरो कर दिया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई टेन थीटा म्यू। अब ये बताओ कि अगर टेन थीटा म्यू है तो कॉस थीटा कितना होगा और साइन थीटा कितना होगा, वो उठा के यहाँ रख दिया है। देखो स्टेप वाइज, बताओ कहाँ डाउट है। हम्म समझ गए सर। ठीक है ना। मान लेते हैं 5 kg का ये ब्लॉक है और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.6।
ठीक है, एक तरफ ब्लॉक है 7 kg और एक तरफ ब्लॉक है m kg। तो हमें निकालना है फाइंड रेंज ऑफ मास m such that system remains at rest, such that system remains at rest। देखो इसमें सबसे पहला काम फिर से वही करना है कि ये जो 5 kg है इसका नॉर्मल देखेंगे अगर, तो इसका नॉर्मल 50 न्यूटन है। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये म्यू इंटू एन के हिसाब से 30 न्यूटन आएगी। मतलब समझना, ये जो 5 kg है इसके किसी भी एक साइड 30 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अगर लगेगा तो फिर ये स्लिप हो जाएगा। क्यों? तो अगर हम m का मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं कि मिनिमम कितना हो, तो m अगर मिनिमम होगा तो तुम ध्यान से देखो कि ये जो 5 kg है इस 5 kg पे इधर की तरफ 70 न्यूटन लग रहा है और इधर की तरफ इस पे mg लग रहा है, और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर किसी भी एक साइड का जो फोर्स है वो 30 न्यूटन एक्सीड नहीं करे। तो 30 को लिखेंगे 70 माइनस mg, तो यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी तुमको 4 kg। और इसी तरह से अगर हमें m की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इस बार mg बड़ा होगा 70 न्यूटन छोटा होगा, तो 30 के इक्वल करेंगे तो m की वैल्यू 10 kg आएगी। बोलो 4 kg तो कई लोगों ने निकाल लिया, बट 10 क्यों नहीं निकाल पाए? क्लियर है? हम्म, देखो इसमें एक क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। फ्रिक्शन पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब फ्रिक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम भी थोड़ा फ्रिक्शन ज़्यादा ही पढ़ेंगे। ये देखो, ठीक है, इसको आप कंप्लीट करना, नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे डिस्कस। और अदर देन फ्रिक्शन के डीबीबी में क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है? अभी फ्रिक्शन थोड़ा सा और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? यस सर। और काइनेमेटिक्स के अभी भी कोई क्वेश्चन और किसी के हों तो एक साथ डाल देना, नहीं मैं आज बचे हुए सॉल्व करूंगा, फिर तुम कल फिर पूछ लोगे। तो काइनेमेटिक्स तक सब लोग कंप्लीट करके जो भी डीबीबी के क्वेश्चंस अभी भी नहीं हुए हैं वो आप डाल देना, तो मैं शाम तक सॉल्यूशन भेज दूंगा उसके, ठीक है? Yes, sir. ओके, Thank you. Thank you, sir.